Hello students, we are going to start chapter first crop production and management। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं। अभी हम करेंगे इस वीडियो में इसका थर्ड पार्ट। इसमें आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में कर चुके हैं। इसके अंदर जो आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये तीनों स्टेप हम कर चुके हैं। अभी जो आज करेंगे हम इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज, ये सारा हम कर चुके हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? इरिगेशन से। इरिगेशन से चेक करते हैं अभी हम। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इरिगेशन। देखिए इरिगेशन में क्या लिखा हुआ है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं हर किसी को किसकी ज़रूरत है? वाटर की ज़रूरत है। क्या करने के लिए? जिंदा रहने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर किसके लिए ज़रूरी है? हम यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। तो क्रॉप्स के लिए वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो क्रॉप्स की जो प्रॉपर ग्रोथ होगी, जो प्लांट्स की हमारी डेवलपमेंट होगी, वो किसकी वजह से होगी? वाटर की वजह से। और आपको पता है वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट की रूट एब्जॉर्ब करती हैं। और इसके अलावा जो वाटर है उसके अंदर क्या होते हैं? हमारे जो मिनरल्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स है, वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और प्लांट तक ये मिनरल्स और फर्टिलाइजर डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर ही पहुंचते हैं थ्रू द वाटर। और आप बता सकते हो यहाँ से कि प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर की। जो प्लांट की पूरी बॉडी है उसके अंदर 90% क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा वाटर क्यों एसेंशियल है प्लांट के लिए? क्योंकि प्लांट्स में जो सीड का जर्मिनेशन है, जो अंकुरण होता है सीड्स का, वो बगैर वाटर के पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड है उसके लिए भी क्या है? आपका वाटर एसेंशियल है प्लांट्स के लिए। इसके अलावा जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी के हर एक पार्ट तक, वो भी किसकी वजह से होते हैं? आपके वाटर की वजह से। तो आप यहाँ से क्या क्या आपके मेन पॉइंट्स निकल के आए हैं कि वाटर क्यों ज़रूरी है प्लांट्स के लिए? एक तो सबसे पहले जो हमारा वाटर है वो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा कि जो प्लांट के अंदर जो सीड्स हैं, जो सीड्स की जर्मिनेशन होती है, जो अंकुरण होता है, उसके लिए भी क्या है? वाटर ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या यूज है वाटर का? जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का प्लांट के अंदर, वो भी किसकी वजह से होता है? हमारे वाटर की वजह से। क्योंकि वाटर के अंदर ही ये सारे जो मिनरल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे कि हमारा ये प्लांट है। प्लांट का ये कौन सा पार्ट ड्रॉ कर दिया? अभी हमने रूट पार्ट। तो रूट से यहाँ से क्या ले लिया? यहाँ से सोइल से इन्होंने ले लिया है, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी ये वाटर कहाँ जाएगा? प्लांट बॉडी के अंदर। और प्लांट बॉडी के अंदर फिर ये कहाँ पहुँच जाएगा? पूरे प्लांट के जो स्टेम पार्ट के अंदर है, जो फ्रूट पार्ट है, जो फ्लावर पार्ट है। तो जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वाटर क्या करता है? हर एक मिनरल और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और जो ट्रांसपोर्टेशन करवाता है इसके लिए हमारा जो जाइलम है, एक ये हमारा टिश्यू होता है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे आप। प्लांट टिश्यू है जाइलम, जो कि क्या करेगा? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पूरी प्लांट बॉडी के अंदर करवाता है। उसके बाद और चेक कीजिए वाटर किस लिए ज़रूरी है प्लांट के लिए। आपको पता है जैसे कि जब पाला गिरता है, ज़्यादा ठंडी होती है या ज़्यादा गर्मी होती है, उस टाइम पे क्या है? वाटर प्लांट को क्या करता है? सेव रखता है एक्सट्रीम कंडीशन से। तो आप बोल सकते हो इट प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। ज़्यादा गर्मी से भी बचाएगा और ज़्यादा सर्दी से भी बचाएगा। तो इसके अलावा जो भी प्लांट है उसको लिए वाटर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा जो मॉइस्चर है सोइल का, वो क्या है? प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा? हेल्दी करेगा। अगर सोइल के अंदर मॉइस्चर होगा तो प्लांट क्या होंगे? अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। तो इसलिए भी क्या है? वाटर हमारा एसेंशियल है प्लांट के लिए। तो इस टॉपिक में भी हमने क्या किया कि प्लांट के लिए वाटर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों ज़रूरी है प्लांट के लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा आपका जो प्लांट को प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन किस चीज़ से, आपकी गर्मी से भी और सर्दी से भी। और इससे क्या होगा, जो वाटर है वो क्या करेगा, हमारे सोइल का मॉइस्चर मेंटेन रखेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट की हेल्दी ग्रोथ होगी। अब इसके बाद है आपका इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, देखो आपको पता है प्लांट पानी कहाँ से लेता है, मिट्टी से लेता है। लेकिन मिट्टी में अगर पानी कम होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पानी को सप्लाई करना पड़ेगा, हमें किसी ना किसी तरीके तक प्लांट तक पानी को पहुँचाना पड़ेगा। तो जो हमारा सप्लाई है वाटर का किस तक, क्रॉप्स तक, रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या है, अब ये नहीं है कि हमने एक बार पानी दे दिया उसके बाद हम पानी नहीं देंगे, हमें लगातार क्रॉप के अकॉर्डिंग, जैसी क्रॉप है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को सप्लाई करना पड़ेगा। तो सप्लाई ऑफ वाटर को क्रॉप्स तक, उसको क्या बोलते हैं हम, इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। और जो इरिगेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉप से क्रॉप के ऊपर कितना पानी देना है आपको, वो डिपेंड करेगा आपने वीट लगाया है या पैडी लगाया। आपको पता ही होगा पैडी के अंदर क्या है, ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, और जो आपका वीट है उसको कम वाटर की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपका क्रॉप से क्रॉप पे तो डिपेंड करेगा ही सोइल टू सोइल। अब देखो अगर आपकी सैंडी सोइल है, लोमी सोइल है, क्लेई सोइल है, उसके अंदर भी वाटर की जो अमाउंट है वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग से देनी पड़ेगी। सीजन टू सीजन, सीजन टू सीजन भी आपको, जैसे देखिए अब गर्मियों का सीजन है तो गर्मियों के सीजन में हमें क्या करना पड़ता है, वाटर ज़्यादा देना पड़ेगा फील्ड के अंदर। और अगर सर्दियों का सीजन है, सर्दियों के सीजन में हमें इतने ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको आगे फिर एक क्वेश्चन दिया गया है कि जो समर सीजन है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वाटरिंग की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब हमें गर्मियों में प्लांट को ज़्यादा पानी देना पड़ता है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो आपका प्लांट बॉडी है, प्लांट क्या करते हैं, अपने बॉडी को ठंडा रखने के लिए वो ट्रांसपिरेशन करते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट की बॉडी के अंदर वो उसको क्या कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। जैसे एक लीफ है, लीफ के अंदर क्या आपको पता है स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टोमेटास क्या करते हैं, पोर होते हैं इनके अंदर, और ये पोर से क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट की बॉडी के अंदर उसको क्या करते रहते हैं, ये इवेपोरेट, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देते हैं इस पानी को। और ये पानी कहाँ से जा रहा है, प्लांट की बॉडी से ही तो जा रहा है ना, और प्लांट की बॉडी कहाँ से ले रही है पानी को, सोइल से ही एब्जॉर्ब कर रही है वो। तो इससे क्या होगा, हमारा जो गर्मियों के टाइम पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पानी की कमी क्या होगी, प्लांट के अंदर ज़्यादा होगी। और जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्रीक्वेंसी है वाटरिंग की, जो मतलब जो जितनी जल्दी जल्दी हमें क्या करना पड़ेगा, पानी सप्लाई करना पड़ेगा अपनी क्रॉप को। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या रीज़न है, दिस इज़ बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सोइल एंड द लीव्स। तो ये हमारा रीज़न किसके लिए है कि गर्मियों के अंदर जो फ्रिक्वेंसी होती है वाटरिंग की प्लांट्स को वो बढ़ क्यों जाती है। उसके बाद नेक्स्ट, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। अब आपको भी पता चल गया है कि आपको किस सीजन में ज़्यादा वाटरिंग करनी है प्लांट्स की, और क्यों ध्यान रखना आपको गर्मियों में प्लांट्स का, क्योंकि प्लांट्स को क्या है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वो सूखे ना और वो मरे ना। तो इसमें आपको यही बताया गया है कि आपको क्या करना है, आपको वाटरिंग करना है प्लांट को केयरफुली, क्योंकि आपको पता है समर के अंदर जो प्लांट्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, और वो ड्राई होने के बाद क्या हो जाएंगे, देखो लिविंग थिंग है तो ड्राई होने के बाद क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे वो। तो आपको क्या करना है, समर में अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना पड़ता है अपने प्लांट्स का। अब उसके बाद इरिगेशन तो हमने बोल दिया कि हमें वाटर को सप्लाई करना है क्रॉप्स को, लेकिन कोई सोर्सेज भी तो होंगे, किसी ना किसी तरीके से, किसी मेथड से हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को सप्लाई करना पड़ेगा। तो सोर्सेज क्या हैं आपके पास, सोर्सेज देखिए क्या क्या है। फर्स्ट है आपका वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, देखा होगा कुएँ हैं, या फिर आपके ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, डैम्स हैं, कैनल, नहरें वगैरह हैं। तो ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने टाइम पे जो हमारे फार्मर्स थे वो कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करके अपने फील्ड को क्या करते थे, वाटर प्रोवाइड करवाते थे। ट्रेडिशनल भी और जो अभी मॉडर्न मेथड है वो मेथड भी डिस्कस करेंगे हम। तो ट्रेडिशनल मेथड में आपको पता ही है कि जो वाटर है वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होता है, वेल्स के अंदर,
लेक्स के अंदर और कैनल के अंदर। तो वहाँ से वाटर को लिफ्ट कराया जाता है, मतलब उठाया जाता है, निकाला जाता है वहाँ से अलग अलग मेथड से, और उसको कहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, टू द फील्ड के अंदर। तो ये किसके थ्रू करवाया जाता है, जो ट्रेडिशनल मेथड में ये काम होता है कैटल के थ्रू, आपके जो पालतू जानवर हैं उनके थ्रू, या फिर ह्यूमन लेबर के थ्रू, मतलब आदमी खुद पानी को निकालता है और अपने फील्ड के अंदर सप्लाई करता है। ये मेथड हम यूज़ करते थे, लेकिन ये मेथड क्या है, एक तो सस्ते हैं, फ़ायदा तो ये है इनका, लेकिन ये इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, मतलब इतने कारगर नहीं है ये। अगर बहुत बड़े फील्ड है तो वहाँ पे इस तरह से मैनुअली काम करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है और कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड है हमारे पास। सबसे पहले है मोट को हम बोलते हैं, पुली सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको पुली सिस्टम के अंदर मैं आपको बता देती हूँ पुली कहाँ पे है। ये आपका पुली वाला पार्ट है। इससे क्या किया जाता है, पानी को इससे वेल से निकाला जाएगा, मैनुअली निकाला जाएगा, फार्मर्स निकालेंगे इसको, और फिर इस पानी को कहाँ पे डाल दिया जाएगा, आपके फील्ड के अंदर। तो ये क्या है, आपका मैनुअली काम किया जा रहा है ह्यूमन बींग्स के द्वारा यहाँ पे। और ट्रेडिशनल मेथड, और इस मेथड का नाम क्या है, मोट बोलिए या फिर पुली बोलिए। उसके बाद सेकंड है आपका चेन पंप। चेन पंप में भी आपका यही सिस्टम है, चेन के द्वारा पानी को पंप किया जाएगा और इसको क्या किया जाएगा, फिर हमारे फील्ड के अंदर इसको सप्लाई किया जाएगा, मतलब चेन के थ्रू वाटर को पंप किया जाएगा, वेल्स वगैरह से रिमूव किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपको नज़र आएगा यहाँ पे ढेकली। ढेकली भी आपका एक ट्रेडिशनल मेथड है। ये आपको ढेकली मेथड नज़र आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे कुछ वेट टाई कर दिया जाता है, जिस वेट के थ्रू से क्या होगा, जो भी आपका वेल है वहाँ से वाटर को रिमूव किया जाएगा और फिर मैनुअली उसको कहाँ पे सप्लाई कर दिया जाएगा, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे फील्ड के अंदर सप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये वहाँ पे पॉसिबल है जहाँ पे फील्ड छोटे हैं, लेकिन अगर बहुत बड़े फील्ड हैं हमारे तो वहाँ पे ये मेथड हमारे इतने अच्छी तरह से अप्लाई नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चेक कीजिए आपका, नेक्स्ट है आपका राहट। राहट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका जो वर्क है वो किससे करवाया जाता है, आपका एनिमल से, बुल से या फिर कोई दूसरे एनिमल से, जिससे क्या करवाया जाएगा, आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे इसको एक सर्कुलर वे में जो बुल्स हैं वो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इस पुली को घुमाएंगे और ये किससे अटैच होता है आपका, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, इसमें आपके बकेट्स जुड़े होते हैं और वो बकेट्स क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर, मतलब ये कुएं से पानी निकाला जाता है और कुएं का पानी निकाल के उसको कहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, कि किसी भी कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है, फिर वहाँ से इसको कहाँ पे सप्लाई किया जाता है, फील्ड के अंदर सप्लाई किया जाता है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना, ये सारे क्या हैं, आपकी बकेट्स। ये क्या करेंगी, कहाँ से निकालेंगे पानी को, वेल से निकालेंगी। और जो ये नीचे आपको ये दिख रहा है ना, ये सारा सिस्टम, ये सारा इसी सिस्टम से अटैच होता है ये सारा पार्ट, और जो कहाँ से कनेक्टेड होता है, आपके वेल से, जहाँ से वाटर को रिमूव किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ढेकली किया आपने, राहट कर लिया, मोट कर लिया आपने, चेन पंप कर लिया है। तो ये सारे क्या है, हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटरिंग या फिर इरिगेशन बोल सकते हो आप। अब उसके बाद देखिए, पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। अभी हम क्या यूज़ करते हैं, पंप वगैरह का यूज़ करते हैं वाटर को लिफ्ट करने के लिए। और पंप किससे चलते हैं, आपके डीजल से, बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से या फिर सोलर एनर्जी से। इनका यूज़ करके हम किसको रन करवाते हैं, पंप्स को। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका इसके अंदर कि जो आपका मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का। मॉडर्न मेथड में आपके दो मेथड है, एक तो है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा आपका ड्रिप सिस्टम। दिख रहे होंगे आपको, एक तो है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, ये आपका स्प्रिंकलर सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड, दूसरा आपका ड्रिप सिस्टम इम्पोर्टेंट है आपके, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है ज़्यादातर। तो अब देखिए क्या है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में आप पहले यहाँ डायग्राम से समझिए, ये वेल है, यहाँ से क्या किया जाएगा, वाटर को रिमूव किया जाएगा किसी भी पंप की हेल्प से, और उसके बाद क्या होगा, जो आपको ये पाइप नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, पाइप से क्या किया जाएगा, ये आपकी मेन पाइप है, इस पाइप से क्या होंगी आपकी दूसरी ये पाइप्स क्या है, कनेक्टेड है, ये सारी पाइप्स क्या है, इससे कनेक्टेड है। और जो ये पाइप है ये कैसी है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 के एंगल से आपकी कनेक्टेड है ये। और बाकी जो आपके यहाँ पे जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है पाइप के जो टॉप पार्ट है, वहाँ पे नोजल्स प्रेजेंट होते हैं, रोटेटिंग नोजल्स। रोटेटिंग नोजल्स क्या करते हैं, पानी को बूंदों की फॉर्म में स्प्रे करते हैं, मतलब स्प्रिंकल करते हैं। जैसे इस तरह का मेथड है ये, जैसे हमारी नेचुरल रेन होती है ना, तो यहाँ पे आपको जब इसको चेक करोगे आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे कि जैसे कि नेचुरल रेन ही यहाँ पे हो रही हो। अब चेक करते देखिए इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर क्या है आपका,
इट इज़ द मोर यूज़फुल ऑन द अनइवन लैंड। सबसे ज़्यादा कहाँ पे कारगर है ये मेथड, जहाँ पे आपका लैंड कैसा है, अनइवन। अनइवन का मतलब क्या है, जहाँ पे आपका फ्लैट नहीं है लैंड, अनइवन, कहीं पे ज़्यादा ऊंचाई है और कहीं पे कम ऊंचाई है, वहाँ पे आपका ये सिस्टम ज़्यादा यूज़फुल है। और जहाँ पे वाटर की क्या है, कमी है, वहाँ पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी यूज़फुल है ये मेथड आपका। इसके अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर पाइप, मैंने बताया था ना अभी आपको, ये क्या है आपकी परपेंडिकुलर पाइप्स। और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, रोटेटिंग नोजल, और जो किससे जुड़ी होती है, मेन पाइपलाइन से, एक रेगुलर इंटरवल्स पे, बीच बीच में इनके क्या होता है, गैप होता है। और इससे क्या होगा, वाटर को क्या किया जाएगा, फ्लो करवाया जाएगा मेन पाइप से लेकर जो भी आपकी दूसरी पाइप्स हैं सब पाइप्स तक। और रोटेटिंग नोजल से क्या होगा, आपका वाटर कहाँ पे स्प्रे हो जाएगा, आपका क्रॉप के ऊपर। और किसकी फॉर्म में स्प्रे होगा, लाइक स्प्रिंकल्ड, इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इट इज़ रेनिंग। किसकी तरह लगेगा आपको, जैसे कि कैसा हो, बारिश हो रही हो आपकी। तो इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, आपके जो लॉन्स वगैरह हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन है, या फिर इस कुछ अलग तरह की जो आपकी क्रॉप्स हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, क्योंकि आपका जो हिली एरियाज़ है जहाँ पे कुछ लैंड आपका ज़्यादा ऊंचाई पे है, कुछ लैंड आपके निचाई पे है, तो वहाँ पे आपका स्प्रिंकलर सिस्टम बेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट चेक कीजिए ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के अंदर देखिए क्या है आपका, यहाँ पे जो आपकी पाइप है वो पाइप को कहाँ पे सप्लाई किया जाता है, प्लांट की रूट्स तक। अब देखिए जैसे कि आपकी एक पाइप है आपकी, इसको कहाँ तक सप्लाई किया गया है, प्लांट की रूट, ये प्लांट की रूट है, ये प्लांट की रूट है, मतलब डायरेक्ट पानी को कहाँ पे डाला जाता है, प्लांट्स की रूट के अंदर डायरेक्ट पानी की सप्लाई की जाती है। कौन सा सिस्टम है आपका, ये ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन में देखिए, इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, वाटर को क्या किया जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाएगा, कहाँ पे, डायरेक्टली नियर द रूट्स, जो रूट्स होंगी उसके पास, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, ड्रिप। ड्रिप मतलब डायरेक्टली किसके अंदर डाला जाता है, इसको रूट्स के अंदर, ड्रॉप बाय ड्रॉप, डी से आप याद रखना, ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रिप सिस्टम है आपका। और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है किस प्लांट के लिए, जहाँ पे आपके जो फ्रूट प्लांट है या गार्डन्स हैं या ट्रीज़ हैं, उनके लिए ये जो मेथड है ज़्यादा एप्लीकेबल है। इसके अलावा आप बोल सकते हो इस मेथड में क्या फ़ायदा है, वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसके अंदर जो वाटर का जो वेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जहाँ पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे क्या है, एक तरह से ये बूंद का काम करता है। कहाँ पे, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, बिल्कुल ही कम है। तो ये था आपका ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब है, हमने क्या कर दिया है, सिंचाई कर दी है, इरिगेशन कर दिया है। अब उसके बाद क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा प्लांट ग्रोथ कर जाते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है अपने क्रॉप को, किससे, वीड्स से। तो नेक्स्ट क्या आपका, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के अंदर चेक कीजिए, जो बूजो है और पहेली है वो एक वीट फील्ड के अंदर जाते हैं, और उनको क्या नज़र आता है, वहाँ पे वीट फील्ड के अंदर जो वीट के प्लांट्स तो थे ही, इसके अलावा भी उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, कुछ और प्लांट्स भी थे वीट प्लांट्स के अलावा। तो अब वो सरप्राइज़ हो गए कि जो ये दूसरे प्लांट्स उगे हुए थे वीट फील्ड के अंदर, क्या ये डिज़ायरेबल है हमारे लिए या फिर हमारे लिए अनडिज़ायरेबल है, मतलब क्या हमने उनको उगाया है या वो अपने आप से उगे हैं, या उसका कोई हमारी क्रॉप को फ़ायदा है या फिर नुकसान है। तो अब चेक कीजिए, जो वीड्स हैं उनको क्रॉप को फ़ायदा है या नुकसान है। आपको पता ही होगा वीड से हमेशा क्या होता है, हमारी क्रॉप को नुकसान होता है। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे वीड्स हैं क्या, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स डेट ग्रो विद आवर क्रॉप नेचुरली, और ये नेचुरली उग जाते हैं हमारी क्रॉप के साथ। और रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स को हटाना, निकालना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीडिंग, मतलब रिमूवल ऑफ वीड्स। और जो वीडिंग है वो क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, किस लिए करनी चाहिए हमें वीडिंग, मतलब हमें वीड्स को रिमूव क्यों करना चाहिए। देखो जैसे मान लिया आपने वीट प्लांट लगा रखी है, वीट की क्रॉप है आपके पास, और उसके साथ आपका मस्टर्ड उग गया है या कोई भी और आपकी ग्रास या कुछ भी आपका ऐसा जो कि अनडिज़ायरेबल है आपके लिए, तो वो क्या करेगा, जैसे कि आपने फील्ड के अंदर पानी डाला या फिर जो भी मिनरल है या जो भी अपने फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्योर्स हैं, आप वो फील्ड के अंदर डालते हो, तो वीट के क्रॉप के अलावा भी उसको
कौन यूज़ करेगा, आपका जो भी वीड्स हैं, वीड्स भी यूज़ करेंगे उस न्यूट्रिएंट्स को। तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा किसके बीच में, हमारी क्रॉप प्लांट के बीच में और वीड्स के बीच में। और जो वीड्स हैं वो क्या करेंगे, हमारे क्रॉप प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है, जो हमने मेन क्रॉप जो हमें ऑब्टेन करनी है, उसकी यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वीड्स को रिमूव करते हैं। अब चेक कीजिए क्यों करते हैं हम वीड्स को रिमूव, क्योंकि ये क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। वीड्स कॉम्पीट विद द क्रॉप प्लांट, हमारी क्रॉप प्लांट के साथ किस चीज़ के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है प्लांट की वो अफेक्ट हो जाएगी, मतलब ग्रोथ कम होगी हमारी। और इसके अलावा और क्या नुकसान है इनका, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं क्रॉप मैच्योर हो जाने के बाद, तो कटाई के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं कटाई के अंदर भी। तो इसके अलावा और क्या है इसका नुकसान, कि जो इनके सीड्स होते हैं, जो वीड्स वगैरह को अगर हमने नहीं हटाया है तो काफ़ी पॉइजनस होते हैं, जो हमारे लिए और जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके लिए क्या है, बहुत ही नुकसान के दायक है, वो पॉइजनस है वो। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि हम वीड्स को कैसे हटा सकते हैं, कैसे रिमूव करें, हम उनकी ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले हम ये मैनुअली करते हैं, क्या करते हैं, अपरूटिंग, हम उनको उखाड़ देते हैं फील्ड के अंदर से, उखाड़ के उनको बाहर निकाल देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सूखने के बाद वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद हमारी मिट्टी को क्या मिलेगा, एक तरह से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। तो सबसे जो बेस्ट टाइम है वीड्स को रिमूव करने का, वो कौन सा टाइम है, जब इनकी फ्लावरिंग्स और सीडिंग ना हो, उसी से पहले। तो मतलब फ्लावर्स आने से पहले और सीड आने से पहले अगर हम इन वीड्स को रिमूव करेंगे तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम है वीडिंग का। अगर इसके बाद करते हैं, हम फ्लावरिंग के बाद करते हैं, सीड आने के बाद करते हैं, तो जो सीड्स हैं उसके वो हमारे कहाँ पे गिर जाएंगे, हमारे फील्ड के अंदर गिर जाएंगे। और जब दोबारा से हम कोई दूसरी क्रॉप लगाएंगे तो उसके साथ फिर से हो जाएंगे वो वीड्स। तो इसका सबसे जो प्रॉपर टाइम है वो कौन सा टाइम होता है, जब हमारे जो फ्लावर्स हैं और जो सीड्स हैं जो आने से पहले ही उनको रिमूव करना। तो इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं हम, एक तो हम उसको उखाड़ देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे, या फिर उनको काट देंगे हम क्लोज टू द ग्राउंड, या फिर कटाई कर देंगे उनकी ग्राउंड के क्लोज से, फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसको करने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है, खुरपी। खुरपी के अलावा भी हम सीड ड्रिल मशीन का यूज़ कर सकते हैं इन वीड्स को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। ये तो था हमने फिजिकली मैनुअली क्या काम किया, हाथ से उनको काट दिया है या उखाड़ दिया है। इसके अलावा अब क्या आते हैं हमारे पास, इनके केमिकल्स भी अवेलेबल हैं जो कि क्या करते हैं, वीड्स को ख़त्म कर देते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे कि हम क्या करते हैं फील्ड के अंदर ना दवाइयों का स्प्रे करते हैं, और वो दवाइयाँ क्या करती हैं, इन वीड्स को ख़त्म कर देती हैं। तो ऐसी दवाइयाँ जो वीड्स को ख़त्म करती हैं, ऐसे केमिकल जो वीड्स को कंट्रोल करते हैं, उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। क्या नाम है इनका, वीडीसाइड्स। एग्जाम्पल क्या आपके वीडीसाइड का 2,4-D। इसको क्या किया जाता है, फील्ड के अंदर स्प्रे किया जाता है। लेकिन ये वीडीसाइड इस तरह से रेडी किए जाते हैं ये केमिकल्स, कि हमारी जो क्रॉप प्लांट है उसको कोई इनका नुकसान ना हो। वीड्स हमारे ख़त्म होने चाहिए, लेकिन जो हमारे क्रॉप प्लांट है उसके ऊपर कोई इसका बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, जो ये वीडीसाइड से जो केमिकल्स हैं इसको हम पानी के अंदर मिक्स कर लेते हैं, इनको हम डाइल्यूट कर लेते हैं, और इतना डाइल्यूट किया जाता है जितना कि हमें बोला जाए इसको डाइल्यूट करने के लिए। और फिर हम क्या करते हैं, इनका अपने फील्ड के अंदर स्प्रे करते हैं स्प्रेयर मशीन के हेल्प से। और स्प्रे कौन करता है, स्प्रे करेंगे, आप यहाँ से पिक्चर चेक कीजिए कौन स्प्रे कर रहा है, यहाँ पे ह्यूमन बींग, हमारे फार्मर स्प्रे कर रहे हैं। किसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, हमारे क्रॉप फील्ड के अंदर, जिसके अंदर क्या उग गए हैं, हमारे वीड्स उग गए हैं। अब देखो, जो ये वीड्स को जो फार्मर्स क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है वीडीसाइड्स का वीड्स को रिमूव करने के लिए, तो क्या इसको जो पर्सन या जो फार्मर है उसकी हेल्थ पे इससे कोई बैड इफेक्ट होगा, इसका बिल्कुल होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर इस तरह की जब भी हम स्प्रेइंग करते हैं या कोई फार्मर हम देखते हैं स्प्रे करते हुए, तो हमें उसको बताना चाहिए कि उसके अपने जो नोज़ है, जो माउथ है, उसको क्या कर लेना चाहिए, प्रॉपर कवर कर लेना चाहिए, ताकि ये जो केमिकल्स हैं उनकी बॉडी को, उनकी हेल्थ को अफेक्ट ना करें। तो क्या होगा आपका, ये आप जो फार्मर्स हैं, तो आप बोल सकते हो फार्मर्स एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मतलब वो खुद अपने हेल्थ को ना ध्यान रखते हुए हमारे खाने के लिए, हमारे मतलब सभी की फूड की अवेलेबिलिटी के लिए अपने जो हेल्थ है उसको भी दांव पे लगाते हैं।
तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, ये अभी हमने किया वीड्स क्या होते हैं, वीडिसाइड्स क्या हैं, एक कोई भी वीडिसाइड का नाम किया अभी हमने। अब इसके वीड्स हटाने के बाद जब हमारी क्रॉप पक जाती है, हमने पानी दे दिया है, सिंचाई कर दी हमने वीड्स को भी रिमूव कर दिया है, हमने केमिकल्स वगैरह अगर डालने थे केमिकल्स भी डाल दिए हमने, मैन्योर फर्टिलाइज़र भी हम सब कुछ डाल चुके हैं। अब उसके बाद जब हमारी क्रॉप पक जाती है तो पकने के बाद आप सभी को पता है क्या करते हैं, हम उसकी कटाई करते हैं। तो कटाई करने को ही हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि अभी हमारे पास जो इतनी मेहनत की हमने 3-4 महीने के लिए, साल भर के लिए, उस मेहनत का क्या है, बिल्कुल लास्ट टाइम आ चुका हमारे पास। तो कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योरिटी, मैच्योर होने के बाद ही हम क्रॉप को क्या करते हैं, कट करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। और जो हार्वेस्टिंग है उसमें क्या किया जाता है, कई बार तो ऐसे के ऐसे उसको पुल आउट कर लिया जाता है हमारी मैच्योर क्रॉप को, या फिर उसको ग्राउंड से जो क्लोज करके उसको कट कर दिया जाता है। जो आपकी सीरियल क्रॉप्स हैं उनको मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है, 3 से 4 महीने का टाइम। जैसे कि आपने देखा हो ना, आपका जैसे गेहूँ है या फिर आपकी जो पल्सेस हैं या फिर आपका पैडी है, इसको मैच्योर होने में कितना टाइम लग जाएगा, आपका 3 to 4 मंथ। अब हम बात करेंगे जो हमें कटाई करनी है वो कैसे कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं, मतलब मैन पावर से भी कर सकते हैं। देखो मैन से कैसे करेंगे हम, इसको हम कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ सिक्कल। सिक्कल जो दरांती आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, हम सिक्कल बोलते हैं। या फिर सिक्कल का यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर मशीन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। और मशीन को हम, जो मशीन हार्वेस्टिंग करती है, जो मशीन कटाई करती है, उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। क्या बोला जाता है उसको, हार्वेस्टर। कटाई करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास जो बालियां हैं उनके अंदर जो सीड्स हैं, हमें सीड्स को चाफ से अलग करना है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, थ्रेशर का यूज़ करते हैं। देखा भी होगा आपने थ्रेशर मशीन। थ्रेशर मशीन का काम क्या होता है, जो चाफ है उससे ग्रेन्स को सेपरेट करना। मतलब हमारे लिए तो जो एडिबल पार्ट है वो कौन सा है, जिसको हम खाएंगे, वो है हमारे लिए ग्रेन पार्ट। और जो हमारे एनिमल्स वगैरह हैं उनके लिए एडिबल पार्ट दोनों ही है, ग्रेन्स वगैरह भी यूज़ करेंगे वो, और उसके अलावा जो चाफ पार्ट है उसको हम वो भी देंगे। तो अब उसके बाद आपको यही बताया गया है कि जो थ्रेशर है वो थ्रेशिंग के अंदर क्या होता है, चाफ को और जो सीड्स हैं उसको अलग करना, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। अब थ्रेशर के अलावा क्या होता है, एक हमारे पास और भी मशीन है जिसको हम कंबाइन मशीन बोलते हैं, जो कंबाइन काम करते हैं। कंबाइन मतलब हार्वेस्ट करने का भी और थ्रेशिंग करने का, मतलब कटाई भी करेगी वो, और कटाई के साथ साथ क्या करती है वो, जो ग्रेन्स है उसको चाफ से हटा भी देगी वो। तो उस मशीन को इसलिए हम क्या बोलते हैं, कंबाइन। मतलब दो का काम क्या हो रहा है यहाँ पे, इकट्ठा हो रहा है। कौन सा दो काम, हार्वेस्टिंग का काम एज वेल एज थ्रेशिंग का काम। मतलब कटाई का काम भी चल रहा है और साथ में जो ग्रेन है उसको चाफ से, जो भूसा है उससे क्या किया जा रहा है, सेपरेट भी किया जा रहा है। इसमें आप यहाँ पे मशीन को देख पा रहे होंगे, और आपने देखी भी होगी ये मशीन, कंबाइन मशीन, ये साथ साथ में कटाई भी करती है और साथ साथ में हमारे सीड्स को चाफ से अलग भी करते हैं। अब देखो इसका कुछ फ़ायदे भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, और कुछ इसके अंदर नेगेटिव चीज़ें भी हैं। पॉजिटिव तो आपको पता है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बड़े फील्ड्स हैं वहाँ पे मैनुअली इतना काम नहीं हो सकता, तो हमें वहाँ पे किसका यूज़ करना पड़ता है, कंबाइन मशीन का। और कंबाइन मशीन का नुकसान क्या है, देखो क्या करते हैं, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं या फिर थ्रेशिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो कुछ पार्ट है, जो कुछ स्टब्स हैं वो फील्ड के अंदर बच जाता है, और उसको क्या करते हैं, फार्मर आग लगा देते हैं। और जब आग लगती है तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा, बहुत ज़्यादा हमारा नेचर को डैमेज होगा। जो उसके बाद जो हम दूसरी क्रॉप लगाएंगे उस क्रॉप को भी डैमेज होगा, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर जो हमारे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आग लगाने की वजह से उनको भी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, वो भी मर जाते हैं। तो क्या है, कुछ फ़ायदा भी है इससे और कुछ नुकसान भी है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका विनोविंग। विनोविंग क्या होता है, आपका ग्रेन को चाफ से अलग करना, उसको छोटे स्केल पे, मतलब जिनके पास बहुत छोटी लैंड है, छोटे छोटे टुकड़े हैं लैंड के, तो वहाँ पे थ्रेशर और जो कंबाइन मशीन है वो यूज़ नहीं करते। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट कटाई करेंगे और विनोइंग मशीन से, मतलब एक सिंपल मशीन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, उससे क्या करेंगे, इसके अंदर से जो चाफ अलग हो जाएगा, जिसको एनिमल्स के लिए यूज़ कर लेंगे, और जो ग्रेन्स है वो अलग हो जाएंगे। और विनोविंग में और क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा घर पे करते हैं हम,
इसको हम फटकना भी बोलते हैं। जब हमारे पास मान लिया गेहूं के अंदर कुछ एक हमारा जो छोटे साइज़ के जो लीव्स वगैरह हैं या चाफ वगैरह अगर वो बच जाता है तो हम हवा की हेल्प से, जो एयर की हेल्प से क्या करते हैं, ग्रेन को अलग कर लेते हैं और उस चाफ को अलग कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। 6th क्लास में भी किया होगा आपने विनोइंग प्रोसेस। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका विनोइंग करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बताया गया है हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल आपको पता है हमारा जो इंडिया है, जो कंट्री है, यहाँ पे ज़्यादातर हमारे जो पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर बेस है, अपने फार्मिंग के ऊपर बेस करती हैं। उसके बाद इसमें बोला गया है कि जो हमारा जो क्रॉप्स हैं उसको जब हम काटते हैं, जब पकने के लिए रेडी हो जाती है, उस टाइम पे जो हमारे फार्मर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो 3-4 महीने का जो हार्ड वर्क है उसके बाद वो हार्वेस्टिंग का टाइम आता है। तो जो हार्वेस्टिंग का टाइम है उनके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस का टाइम है, खुश होने का टाइम है ये। उसके बाद देखो जो जो हमारे फेस्टिवल्स हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो कौन कौन से हैं, आप चेक कीजिए यहाँ पे क्या क्या नाम लिखे हुए हैं। पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है, नब्या है और बिहू है। दीज ऑल्स आर द फेस्टिवल्स विच आर हम सेलिब्रेट करते हैं, विच आर सेलिब्रेटेड फॉर द कटिंग और हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स। जब हम अपनी क्रॉप को कट कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे हम फेस्टिवल्स को एसोशिएट करते हैं विद ग्रेट एंथुजियाज्म। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या है, भंडारण। भंडारण मतलब जो हमने इतना सारा काम किया है, हमने इतने सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर लिए, वाटरिंग, सॉइल प्रिपरेशन, मैन्योरिंग, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, वीड्स को रिमूव करना, और उसके बाद जो आपका लास्ट स्टेप आता है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है, डेट इज़ द स्टोरेज। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है ये, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, जो हार्वेस्टेड ग्रेन है, हमने जो ग्रेन्स को अलग कर लिया चाफ से, उसको हमें लंबे टाइम के लिए क्या करना है, स्टोर करके रखना है, मॉइस्चर फ्री रखना है, हमें इंसेक्ट से, रेट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको बचाना है। तो बचाने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है हमारे पास, कि जो भी हमारे पास जो हार्वेस्टेड ग्रेन है वो क्या होने चाहिए, मॉइस्चर फ्री होने चाहिए। तो मॉइस्चर फ्री कैसे होंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, उनको सुखाना पड़ेगा। और जैसे आप देखते भी होंगे ना, जैसे अभी गेहूं का सीजन चला हुआ है, तो डायरेक्ट गेहूं को हम जो भी हमारे कंटेनर्स हैं जहाँ पे भी उनको स्टोर करते हैं, डायरेक्ट उसके अंदर उसको फिल नहीं करते, हम कुछ टाइम के लिए उसको बाहर रखते हैं ताकि उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो सारा रिमूव हो जाए, और उसके बाद ही हम उसको कंटेनर के अंदर फिल करके रखते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, स्टोरेज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा अपने सीड्स को, तब जाके आप क्या करोगे, उसको स्टोर करोगे। और उसको हमें क्या करना है फिर, जो नेक्स्ट अपने अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको हम यूज़ करेंगे। और एक FCI का नाम सुना होगा आपने, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसका क्या काम होता है कि वो जितना भी गवर्नमेंट के पास जो भी हमारा सीड्स वगैरह, ग्रेन वगैरह हम बेचते हैं, वो सारे ग्रेन्स को क्या कर लेते हैं, बड़े बड़े ग्रेनरीज के अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं। देखो हम तो इतना लंबे टाइम के लिए स्टोरेज नहीं करते, 1 साल का स्टोर करके रख लेते हैं हम अपना, जैसे कि गेहूं वगैरह है। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो 1 साल नहीं, वो कई सालों के लिए अपना जो स्टॉक है उसको स्टोर करके रख लेती है। तो सबसे पहले आपको पता होगा क्या करेंगे, हमें ग्रेन को स्टोर करने से पहले आपको क्या करना है, उनको अच्छी तरह से मॉइस्चर फ्री करना है, ताकि वो किससे बचे रह सकें, इंसेक्ट से, पेस्ट से, बैक्टीरिया से और फंगस से। आपने घर पे भी चेक किया होगा कौन से मेथड यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे कि जो हमारे स्टोरेज टैंक है उसके अंदर हम क्या रखते हैं, सूखी हुई नीम की पत्तियाँ आयरन ड्रम के अंदर। क्यों रखते हैं ऐसा, क्योंकि जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट हैं उससे हमारे जो ग्रेन्स हैं, व्हीट ग्रेन्स हैं, या जो हमने दूसरे ग्रेन्स हमें स्टोर करने हैं वो सेफ रह सकें। अब उसके बाद ये देखिए, आपको ये क्या दिख रहा है, साइलोज बोलते हैं इनको। ये क्या है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन। जो हमारी गवर्नमेंट है अपने जो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए इतने बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है ग्रेन्स का। इसके अलावा आपको नेक्स्ट पिक्चर देखिए, स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन द ग्रेनरीज इन गनी बैग्स। देखो जो बोरे आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर भी क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है ग्रेन्स का, बड़ी क्वान्टिटीज़ के अंदर।
अब जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ग्रेन्स को जूट बैग्स के अंदर या फिर मेटेलिक बीन्स के अंदर। मेटेलिक बीन्स के अंदर जिसको और जूट बैग्स इसका यूज़ किया जाता है। अगर हमें लार्ज स्केल के अंदर स्टोरेज करना है ग्रेन्स का तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइलोज बोलते हैं या फिर ग्रेनरीज बोलते हैं। इनके अंदर क्यों डाला जाता है, ताकि हम किससे बचा सके अपनी फसल को, पेस्ट से, रैट से और इंसेक्ट से। और जो हम घर पे हैं, घर पे क्या यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए फूड ग्रेन्स को, हम यूज़ करते हैं ड्राइड नीम लीव्स। अगर इसके अलावा आपने चेक भी किया होगा कई बार, अगर हमें बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर ग्रेन को स्टोर करना है तो उसके लिए हम केमिकल ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं, हम दवाइयाँ वगैरह भी रखते हैं। और केमिकल ट्रीटमेंट से क्या होगा, हम अपने जो क्रॉप्स हैं या फिर जो आपके ग्रेन्स हैं उसको किससे बचा पाएंगे, पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद नेक्स्ट आपका इस एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि आपको टेबल को कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक पे, और जो फूड है और आपको सोर्सेज बताना है। मतलब यहाँ पे एनिमल्स से रिलेटेड जो सोर्सेज हैं आपके फूड के वो बताने हैं आपको। जैसे मिल्क है, मिल्क से मिलता है आपको काउ से, बफेलो से, शी गोट से, शी कैमल से। इसी तरह आप मीट बता सकते हो, एग्स बता सकते हो, एग्स आप बता सकते हो हैन हो गया आपका, या फिर मीट के लिए गोट हो गया आपका। तो इसमें आपको इस टेबल को एनिमल सोर्सेज के फूड और जो सोर्सेज हैं एनिमल्स के जो नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। इसमें फिल करने के बाद आपको पता होगा, अभी तो हमने क्या किया था, अपना जो सारा फूड है वो किससे लिया था, प्लांट से लिया था, क्रॉप से लिया था। लेकिन आपको पता ही है स्टार्टिंग में हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो हमारा फूड है हम किससे लेते हैं, प्लांट से भी लेते हैं और साथ में एनिमल से भी लेते हैं। तो आगे इस नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है कि हम किस तरह से अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो एनिमल्स में भी क्या करना पड़ता है, जैसे कि आपके जो कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ के अंदर क्या करते हैं, फ़िश फार्मिंग करते हैं और फिश को क्या करते हैं वो कंज्यूम करते हैं। मतलब एक तरह से एनिमल क्या है उनके लिए, जो फ़िश है वो क्या है उनके लिए एक तरह से उनकी डाइट का पार्ट है। तो जैसे हमें क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हमें प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ता है कि अभी हमें फील्ड को प्रिपेयर करना है, अभी हमें मैन्योरिंग करनी है, अभी हमें वीड्स को रिमूव करना है। तो इसी तरह से जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स से भी हमें फूड ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। कौन कौन से स्टेप हैं, उनको खाना खिलाना है, उनको शेल्टर देना है, उनकी देखभाल करनी है, उनको अगर कोई बीमारी है तो कैसे उनको ट्रीट करना उस टाइम पे, उनको क्या खाने में देना है, क्या खाने में नहीं देना है, अगर उनको कौन कौन से इंजेक्शन लगाने हैं, कौन कौन सी उनको वैक्सीनेशंस देनी है। तो इन सारे काम में भी हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम फील्ड के अंदर ये सारा वर्क करते हैं इसी तरह हमें एनिमल्स के लिए भी ये सारा प्रॉपर वे में हमें ये सारा वर्क डन करना पड़ता है। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, जब हम एनिमल्स को पालते हैं, ठीक है, पालना, उनको खाने पीने का सामान देना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनकी केयर करना, उनके लिए क्या करना, मेडिसिन अवेलेबल करवाना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। मतलब जो पालतू जानवर हैं उनकी देखभाल करना, और किसके लिए करते हैं, हम अपने फूड के लिए। नेक्स्ट उसके बाद देखिए पहेली क्या कर रही है, यहाँ पे क्या पूछ रही है आपसे, फिश इज़ द गुड फॉर हेल्थ। पता है आपको फिश हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। मतलब आप बोल सकते हो फिश आर द सोर्सेज ऑफ रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो कीवर्ड्स हैं ये सारे कर चुके हैं हम, चैप्टर जो हमने पीछे किया है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, फर्टिलाइजर्स, ये सारा आप अपना इनके डेफिनेशंस लिख लेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद एक बार ये चेक कर लेंगे व्हाट यू हैव लर्न, जो भी आपने चैप्टर में किया है सारा उसके बारे में ब्रीफली बताया गया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर हम करेंगे जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, और जो भी कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो इसमें अभी हम फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे।